1918 में गोपाल कृष्ण गोखले रायपुर आए थे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार प्रसार के हेतु। उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल, नारायण राव, सुंदरलाल शर्मा आदि सम्मिलित हुए थे और सम्मेलन में स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है के विषय पर चर्चा हुई और ये कहा गया कि इस बात को जगह जगह गांव-गांव तक के ले जाएगा। इसी तरह से इसके बाद अंग्रेजों की दमनकारी नीति रोलेट एक्ट आया, जिसका कि छत्तीसगढ़ में भी विरोध किया गया। इसी वर्ष 1919 में आप लोग सभी लोगों को मालूम है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, जो निर्दोष लोगों को अंग्रेज सरकार के अधिकारियों ने मारा था। तो उसके विरोध में भी यहाँ पर आंदोलन हुआ था, इसके विरोध में भी जुलूस निकाला गया था। 17 मार्च 1920 को छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन की उपसमिति बनी थी और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। अप्रैल 1920 में राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में बीएनसी मिल के मजदूरों की मांग को लेकर हड़ताल हुई थी। 37 दिन तक यह हड़ताल चली थी। बीएनसी मिल आप लोगों को सब परिचित होंगे, राजनांदगांव में कपड़ा मिल था और इसके पश्चात मजदूरों के हक में यह आंदोलन समाप्त हो पाया था। फिर अगस्त 1920 में कंडेल सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में। कंडेल नहर से संबंधित यह घटना थी, जहां अंग्रेज सरकार ने रुद्री और माडमसिल्ली बांध से नहर निकाला था, जो कि कंडेल गांव से होकर जाता था और उन्होंने कहा कि नहर के पानी का यदि उपयोग करना है तो किसानों को 10 वर्ष का अनुबंध कराना पड़ेगा। किसानों ने यह अनुबंध नहीं कराया। बांध से पानी नहर में छोड़ा गया और किसानों के खेत में चला गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने किसानों पर यह आरोप लगाया कि ये पानी चोरी कर रहे हैं और इस तरह से उन पर जुर्माना ला दिया गया। इसके विरोध में नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किसानों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किया। लंबे समय तक यह आंदोलन चला और इस आंदोलन के मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी से प्रार्थना की गई थी कि वे छत्तीसगढ़ आएं और इस आंदोलन में मार्गदर्शन करें। महात्मा गांधी के आने की बात सुनकर ही यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने जुर्माना माफ कर दिया और इस तरह से कंडेल सत्याग्रह समाप्त हुआ। कंडेल सत्याग्रह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी छत्तीसगढ़ के आंदोलन के लिए। यह एक जीत थी अहिंसक आंदोलन के लिए और यहाँ के कार्यकर्ताओं की। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ का पहला प्रवास हुआ और वो सीधे धमतरी गए। धमतरी में उन्होंने सभा को संबोधित किया। फिर रायपुर आए, रायपुर में भी सभा को संबोधित किया। हरिजन फंड के लिए उन्होंने यहाँ पर पैसे एकत्रित किए और काफी मात्रा में उन्हें पैसे प्राप्त हुए। फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ महात्मा गांधी के आह्वान पर 8 अगस्त 1920 को। इस असहयोग आंदोलन का समर्थन छत्तीसगढ़ के नेताओं ने किया और उनके जितने भी कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन के, इन सभी कार्यक्रमों को यहाँ पर चलाया गया। ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, डी.के. मेहता, ठाकुर प्यारेलाल ने वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि जितने भी लोग हैं जिनको की विभिन्न पदवी मिली हुई है अंग्रेज सरकार की तरफ से, या जो सरकारी न्यायालय में वकालत करते हैं या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो सब छोड़ दें, क्योंकि यह आंदोलन जो था वह अंग्रेजों के असहयोग के लिए आंदोलन था। उनका मानना था कि अंग्रेजों के साथ यदि असहयोग किया जाएगा तो उन पर आर्थिक कुठाराघात होगा और इससे हमें हमारे उद्देश्य को पाने में सफलता मिलेगी। इसी तरह से वामन राव लाखे को राय साहब की उपाधि मिली थी, उन्होंने राय साहब की उपाधि छोड़ दी। गाजी खान को खान साहब की उपाधि मिली थी, उन्होंने भी यह उपाधि छोड़ दी। और इस तरह से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, ताकि जो बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, सरकारी स्कूल छोड़ते हैं, तो उनकी पढ़ाई में रुकावट ना आए और वो पढ़ सकें। इसी तरह से मादक पदार्थों का विरोध किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, खादी का प्रचार किया गया। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने घर में ही खादी की दुकान शुरू की। बिलासपुर में भी, राजनांदगांव में भी इसी तरह के प्रयास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए। असहयोग आंदोलन में इस तरह की घटनाएं हुई।
राष्ट्रीय पंचायतों का भी गठन किया गया ताकि कोई भी विवादों का निपटारा वहां किया जा सके। इस तरह से असहयोग आंदोलन में जितने भी कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिए गए थे, उन सभी कार्यक्रमों का पालन छत्तीसगढ़ में बड़ी गंभीरता पूर्वक किया गया। 1921 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान ये रायपुर आए थे। इन सभी लोगों के नाम से आप परिचित होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में राष्ट्रपति बने। सुभद्रा कुमारी चौहान एक महत्वपूर्ण कवियत्री थी, आप सभी लोगों को मालूम है। इन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की यात्रा की थी। अब चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, तो यहाँ पर भी उसको समाप्त किया गया, परंतु विभिन्न घटनाएं चलती रही। 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इसमें और यह आंदोलन था वन अधिकारियों के विरुद्ध में। आदिवासियों के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव इन लोगों ने भाग लिया और बाद में आदिवासियों के पक्ष में समझौता हुआ। इसी तरह से झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा, चरखे युक्त तिरंगे झंडे को मान्यता दी गई थी। तो उस झंडा सत्याग्रह के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता नागपुर तक के पैदल उन्होंने यात्रा की थी और इस तरह से लोगों के मन में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति भाव व्यक्त बढ़ाना ये उनका मुख्य उद्देश्य था। मार्च 1922 में रायपुर जिला में राजनीतिक सम्मेलन हुआ। राजनीतिक सम्मेलन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मई 1922 में रायपुर जिले का राजनीतिक सम्मेलन हुआ। यह घटना इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी कि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5 रुपए शुल्क रखा गया था। जो भी कार्यकर्ता और जो भी सामान्य जन इसमें भाग लेना चाहते हैं, वो शुल्क देकर ही, टिकट लेकर ही इसमें सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। परंतु जो अंग्रेज अधिकारी थे वे निःशुल्क जाना चाहते थे। तो पहले दिन पंडित रविशंकर शुक्ला ने उन्हें मना कर दिया, अंदर जाने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में अंग्रेज अधिकारी नाराज हुए और उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन माखनलाल चतुर्वेदी ने उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध भाषण दिया, राजनीतिक सम्मेलन में भाषण दिया। दूसरे दिन भी अंग्रेज अधिकारी निःशुल्क जाना चाहते थे। उस समय माधवराव सप्रे ने उन्हें रोक दिया। इस तरह से बिना टिकट लिए, बिना शुल्क दिए अंग्रेज अधिकारियों को भी नहीं जाने दिया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी निडरता के साथ में अंग्रेज अधिकारियों का सामना किया। अंत में अंग्रेज अधिकारियों को टिकट लेकर ही जाना पड़ा। ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बताती है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कितने निडर होकर कार्य कर रहे थे, निडर होकर स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे। और ऐसी ही घटनाओं ने न केवल अन्य कार्यकर्ताओं का बल्कि जनता का भी उत्साहवर्धन किया और अधिक से अधिक संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए इस घटना को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह छत्तीसगढ़ में स्वराज्य दल का गठन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू, चित्रंजन दास इन लोगों ने स्वराज्य दल का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों से थोड़ी उनकी नाराजगी थी और वो चुनाव के संदर्भ में, जहां पर महात्मा गांधी और उनके समर्थक चाहते थे कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, स्वराज दल का मानना था कि हम चुनाव लड़कर और सरकार के अंदर रहकर हम अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे, अपने उद्देश्य पूरा करेंगे। उस उद्देश्य से स्वराज दल का गठन किया गया था। 1923 में जब चुनाव हुआ, उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, राघवेंद्र राव, छेदीलाल इन लोगों ने स्वराज्य दल का समर्थन किया। मध्य प्रांत में स्वराज दल को स्पष्ट बहुमत मिला। छेदीलाल काउंसिल में उन्होंने प्रवेश किया। 1936 में ई राघवेंद्र राव शिक्षा मंत्री बनाए गए और इस तरह से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वराज्य दल के समर्थन में कार्य किया। परंतु जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि स्वराज्य दल का जीवन ज्यादा समय तक के नहीं रहा, तो वो पुनः कांग्रेस में आ गए। सन 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन हुआ और छत्तीसगढ़ के 25 कार्यकर्ताओं ने वहां पर हिस्सा लिया। सन 1924 में धमतरी में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, परंतु पंडित सुंदरलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
और इन दंगों को ज़्यादा फैलने नहीं दिया और इनके बीच में समझौता कराया और इन दंगों को शांत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित सुंदरलाल शर्मा बहुत विशिष्ट व्यक्ति रहे हैं छत्तीसगढ़ के। आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, शायद पिछले अध्याय में भी आपको बताया गया होगा इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। जब महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की पहली यात्रा की, उस समय सुंदरलाल शर्मा के प्रयासों को, जो अछूत उद्धार के संबंध में उन्होंने किया था, मंदिर प्रवेश के संदर्भ में उन्होंने किया था, सतनामी आश्रम की स्थापना की थी, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, उन सब के संदर्भ में उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा की बहुत अधिक प्रशंसा की थी और उन्होंने कहा था कि ये मेरे गुरु हैं और जो कार्यक्रम मैं अब चला रहा हूँ वह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में तो बहुत पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा ने शुरू कर दी थी। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की इन सभी कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। न केवल ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बल्कि एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। इनके साहित्य से भी आप लोग परिचित होंगे। इसके बाद प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायपुर से रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण दास आदि लोगों ने नमक कानून तोड़ा। धमतरी में गणेश नारायण राव ने कानून तोड़ा। बिलासपुर में वानर सेना बनाई गई। दुर्ग में वी.वाई. तामस्कर, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रत्नाकर झा, रामप्रसाद देशमुख, इन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। 22 अगस्त 1930 को जंगल सत्याग्रह हुआ। वन्य सामग्री के उपयोग पर रोक लगा दिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा, जबकि आप सभी लोगों को मालूम है कि आदिवासी इन्हीं पर निर्भर रहे हैं। तो इस रोक के कारण आदिवासियों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो इसलिए जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ। धमतरी और महासमुंद में यह बहुत अधिक सक्रिय था। धमतरी में नारायण राव मेघावाले तो 22 अगस्त 1930 को जंगल सत्याग्रह जो शुरू हुआ था धमतरी और महासमुंद में शुरू हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस नेताओं ने नेतृत्व किया था सभी जगह। मार्च 1931 में यह आंदोलन समाप्त हुआ। गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ उसके तहत यहाँ पर भी ये आंदोलन समाप्त हो गया। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसमें भी छत्तीसगढ़ के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई। 23 नवंबर से 28 नवंबर 1933 तक के महात्मा गांधी की दूसरी यात्रा प्रारंभ हुई। उस समय हरिजन फंड के लिए 74,000 रुपए यहाँ छत्तीसगढ़ से एकत्रित हुआ था। गांधी जी धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इन सभी जगहों की उन्होंने यात्रा की और सभी जगह जनता को संबोधित किया। बड़ी संख्या में जनता का समर्थन मिला। महिलाओं ने भी अपने गहने देकर इस फंड में अपना योगदान दिया। सन 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रायपुर आए थे स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में विचार करने के लिए और यहाँ के कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन करने के लिए। 1935 में ही बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया था। जैसे कि पहले मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहले कलचुरी शासन था। इसके बाद 1854 में जब मराठा शासन समाप्त हुआ तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता आई। ब्रिटेन ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। 1860 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत में शामिल किया गया था। 1935 में बरार को भी मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। फिर स्वतंत्रता के बाद 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य के रूप में सामने आया। तो इस अंचल की अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। एक महत्वपूर्ण घटना और भी हुई थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कि 1935 में अंग्रेज सरकार ने यहाँ पर शासन में सुधार हेतु भारत शासन अधिनियम लाया था और इसके तहत 1937 में चुनाव हुए। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के ई राघवन राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम प्रसाद गुप्ता, इन लोगों ने इस चुनाव का समर्थन किया और चुनाव में विजय हासिल की। रविशंकर शुक्ल उसमें शिक्षा मंत्री बनाए गए मध्य प्रांत के और खरे ये मुख्यमंत्री थे, परंतु किसी कारणों से 29 जुलाई 1937 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बनाए गए और घनश्याम प्रसाद गुप्ता व्यवस्थापिका के अध्यक्ष बने।
19 ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और यह स्पष्ट करता है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का कितना महत्वपूर्ण स्थान था और उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1938 में छुई खदान में जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसमें कि समारोह बड़े महत्वपूर्ण थे। उन्नीस में बदराटोला में भी जंगल सत्याग्रह हुआ। वहां अंग्रेज सरकारों ने इस सत्याग्रह को दबाने के लिए गोली भी चलाई। रामाधीन गौड़ इसमें शहीद हुए। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। महात्मा गांधी के आह्वान पर सामूहिक सत्याग्रह की बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रही, आप लोगों को मालूम होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे का चयन किया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल ने छत्तीसगढ़ में ये प्रारंभ किया माना में, और वह गिरफ्तार हो गए। इसी तरह से अन्य लोगों ने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। अंग्रेज सरकार इससे परेशान होकर उन्होंने गिरफ्तारी शुरू कर दी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ के महंत लक्ष्मी नारायण दास, अब्दुल रऊ, यति यतनलाल, शिव प्रसाद गागा, दुर्ग से रत्नाकर झा, मोहनलाल बाकलीवाल, बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, रामचरण राय, मुरलीधर मिश्रा, इन सब लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। रायपुर से 473 लोग और दुर्ग से 160 लोग गिरफ्तार किए गए, जो कि दिसंबर 1941 में छूटे। इसके पश्चात की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जानी जाती है। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता जब अधिवेशन से वापस आ रहे थे तो उन्हें मलकापुर में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आप लोगों को सबको मालूम है कि अगस्त क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि जैसे अंग्रेजों ने जैसे ही ये आंदोलन की घोषणा की गई, महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी, नेहरू सब गिरफ्तार थे। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में द्वितीय पंक्ति के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों ने नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, इन लोगों ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी इसके भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और अंग्रेजों के द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल और अन्य जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में सभा हुई। इस सभा में कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, रामकृष्ण सिंह, प्रेतानाथ तिवारी आदि लोगों ने ये सभा में गिरफ्तारी के विरुद्ध आवाज उठाई। बिलासपुर और दुर्ग में भी गिरफ्तारी हुई बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की। तो अगस्त आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही छत्तीसगढ़ के नेताओं की। 1945-46 में चुनाव हुए। इस चुनाव में 27 अप्रैल 1946 को पंडित रविशंकर शुक्ल दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए और घनश्याम गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष बने। 1945-46 की ये घटना भी बहुत महत्वपूर्ण थी और पंडित रविशंकर शुक्ल एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में हो चुके थे। उनका सम्मान बढ़ गया था। इसके पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। इस स्वतंत्रता के समारोह में भी छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर में झंडा फहराया, R.K. पाटिल ने रायपुर में झंडा फहराया, दुर्ग में घनश्याम गुप्ता, बिलासपुर में रामगोपाल तिवारी ने झंडा फहराया। इस दौरान बैजनाथ पारा में छुटपुट हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, परंतु उन्हें बहुत ही शीघ्र सुलझा लिया गया। यह दंगे बहुत अधिक बढ़ने नहीं पाए। इस तरह से ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी अहिंसक आंदोलन की, जो कि छत्तीसगढ़ में चलाई गई प्रमुख रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा। ये अहिंसक आंदोलन बहुत ही सक्रिय रहा और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, इन सभी निर्णयों का छत्तीसगढ़ में गंभीरतापूर्वक पालन किया गया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में सशस्त्र क्रांति के बारे में,